साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन पर। अगली यूनिट अपनी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। चारों यूनिट पैरेलल चलाएंगे, कभी किसका वीडियो डाल दिया कभी किसका वीडियो डाल दिया, जिससे कुछ साथियों ने अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाली यूनिट को अनलॉक कर रखा है तो उनके भी साथ साथ में वीडियो मिलते रहें। जब कंप्लीट कोई यूनिट हो जाएगी तब उससे संबंधित उसके नोट्स से अगले दिन अपलोड कर दिए जाएंगे। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप नोट को देख सकते हैं, परंतु वीडियो को ढंग से आप थोड़ा सा समझें। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या कुछ पढ़ना है अपने को वो देखें। यूजी लेवल की यूनिट है, 5वीं यूनिट है। गैमेटोजेनेसिस पहला पॉइंट है। आपको पता है प्लांट और एनिमल में 4 जगह पर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, गैमेट का निर्माण होना। 2 जगह अपन पढ़ चुके प्लांट के अंदर। एक तो जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और एक फीमेल गैमेट का फीमेल एग का फॉर्मेशन होता है जिसको मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। 2 गैमेटोजेनेसिस तो वहाँ हो गए प्लांट के अंदर, मेल और फीमेल निर्माण के समय। और ये 2 एनिमल के अंदर होते हैं गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया स्पर्म का फॉर्मेशन, शुक्राणु का निर्माण, मेल गैमेट का निर्माण, अगुणित गैमेट का निर्माण, हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण। और ooजेनेसिस का मतलब होता है एग का फॉर्मेशन, या बोल सकते हैं फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो ooजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस 2 प्रक्रियाएं हैं, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनता है, ooजेनेसिस में एग बनता है। तो जो मेल होगा, नर होगा, उसके अंदर क्या होगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, एक निश्चित उम्र के बाद प्रक्रिया शुरू होती है और जन्म पर्यंत चलती रहती है, मरते दम तक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। उससे स्पर्म फॉर्मेशन होंगे। ooजेनेसिस की प्रक्रिया माता के गर्भ से शुरू हो जाती है। जब कोई बच्चा है बच्ची जो है वो अपनी माता के गर्भ में है, उसी समय उसमें क्या हो जाएगी ooजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और एक निश्चित समय तक चलेगी। 40 साल 45 साल 50 साल जो भी है उस समय तक चलेगी। उसके बाद मीनोपॉज कंडीशन आ जाएगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगी, ooजेनेसिस खत्म हो जाएगा। पर यहाँ से ooजेनेसिस से एग बना, ये आपके दोनों ही मियोसिस की प्रोसेस हैं, अर्धसूत्री विभाजन है। मैंने बता रखा है मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन धरती पर 4 जगह होता है। यहाँ पर एक स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, एक ooजेनेसिस के दौरान, ये तो एनिमल्स में। अब चूंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है ना, अपने को एनिमल्स में और विशेषकर ह्यूमन का ध्यान में रखते हुए पढ़नी है, तो बात ह्यूमन की करते रहेंगे यहाँ पर। तो 2 जगह तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस ooजेनेसिस के दौरान, और एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान। इन 4 जगह पर क्या होता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक सेल से 4 सेल बन जाती हैं, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब नर के अंदर स्पर्म बन गया, मादा के अंदर ओवम बन गया, एग बन गया। अब मादा का ओवम मादा की बॉडी में है, मादा का ओवम ओवरी से निकलकर कहाँ गया फैलोपियन ट्यूब में आ गया, परंतु है मादा की बॉडी में। मेल के स्पर्म मेल के पास है। तो जब मेल के स्पर्म इन्हीं प्रकार से फीमेल की बॉडी में एंटर करेंगे तो वो वेजाइना में एंटर करेंगे। वेजाइना से चलकर उनको कहाँ पहुँचना है फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचना है। फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच गए तब कोई ना कोई स्पर्म है वो किससे ओवम से टकरा जाएगा। टकराने के बाद जो प्रक्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो गया। मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन। तो दोनों के जुड़ने से, स्पर्म ओवम दोनों के मिलने से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फिर बन जाती है, जिसका नाम क्या हो गया जाइगोट। अभी भी स्ट्रक्चर कहाँ है फैलोपियन नलिका में ही है, फैलोपियन ट्यूब में ही है ना। जैसे मान लो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है, ये ओवरी है, यहां से एग बना और वो यहां गया, यहां पर स्पर्म डिपॉजिट हुए, वो स्पर्म पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गए
इसके पास पहुंच गए, दोनों मिल गए और मिलने से ये डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। ये ओवरी है, ये फेलोपियन नलिका है, ये आपके जो है गर्भाशय है, यूट्रस है। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इन दोनों का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद में होगा क्लीवेज। क्लीवेज भी एक प्रकार का क्या है? समसूत्री विभाजन ही है। क्लीवेज भी एक प्रकार का समसूत्री विभाजन ही है, जिसमें सेल के टुकड़े होते जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। जाइगोट बन गया ना, आगे डिवीजन होगा उसका। तो जाइगोट बन गया, 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, 8 से 16 बन गए। तो 8 तक की स्ट्रक्चर तो हार्ड थोड़ी होती है। 8 से 16 सेल तक की स्ट्रक्चर, जैसे मान लो 1 है, इससे 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से फिर ये 8 बने, और 8 से करके ऐसे 16 वाली स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ तक की स्ट्रक्चर हार्ड होती है, इसका नाम मोरुला है। मोरुला के बाद में डिवीजन होगा, जो सेल बनेगी उसका नाम आएगा ब्लास्टुला। प्रक्रिया का नाम होगा ब्लास्टुलेशन। और यहाँ तक आते आते भी सेल में 2 ही अभी लेयर हैं। एक बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। और एक आंतरिक लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। ठीक है, ये दोनों लेयर हैं, ये मूवमेंट कर रहा है यहाँ पर डिवीजन होके 16 से 32 हो गए, 32 से फिर आपके 64 हो गए। अब फिर आगे जाकर ब्लास्टुला से अगली स्टेज आएगी, जिसको बोलेंगे गेस्टुला। प्रक्रिया का नाम होगा गेस्टुलेशन। और यहां तक आते आते ये जो अब गेस्टुला जो बना है वो इस गर्भाशय की दीवार से अटैच हो जाएगा। समझाने के लिए है, बाकी अपर साइड से अटैच रहता है, अटैच हो जाएगा। ये गेस्टुलेशन की प्रोसेस है। और यहाँ पर लेयर एक और बढ़ जाएगी, और वो लेयर का नाम क्या हो गया? मेसोडर्म। मतलब ब्लास्टुला में जहां 2 लेयर थी, गेस्टुला में 3 लेयर हो जाएंगी, एक्टो, मेसो और एंडोडर्म। क्लियर? अब देखो शुरुआत होती है कहानी की। गेस्टुलेशन बनने के बाद में, गेस्टुला बनने के बाद में मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट ये डिसाइड होना है। यहाँ पे इस पूरी प्रक्रिया में 7 से 8 दिन लगते हैं। ये डिसाइड होना है कि बॉडी में एक्टोडर्म क्या क्या बनाएगा, मेसोडर्म क्या क्या बनाएगा, एंडोडर्म क्या क्या बनाएगा, क्या क्या सेल से किस किस प्रकार के अंग भविष्य में बनने वाले हैं। उन सब के टॉपिक होंगे मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। और इनको क्या करते हैं? फैट मैप। इनका भविष्य जानने के लिए कुछ अंकन की क्रिया करते हैं, कार्बन अंकन विधि होती है, और वो अंकन प्राकृतिक चिन्ह द्वारा अंकन करते हैं, उसको बोलेंगे फैट मैप। जिससे अपने को ये आइडिया लग जाता है कि आगे चलकर भाई हमने इस तरह से अंकित किया था ना, तो ये पार्ट इसने ये बनाया आगे जाके, उसको बोलते हैं फैट मैप। एक होता है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। कुछ प्रोटीन जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो इंडक्स करती हैं, एम्ब्रियो को प्रेरित करती हैं, उससे संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ेंगे अपन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। यहां पर आके एक तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी है सारी। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे करके फिर बच्चा 9 मंथ तक बॉडी में रहता है, और 9 मंथ के बाद में वो उसका डेवलपमेंट 9 मंथ तक होता रहता है, और 9 मंथ के बाद में बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चे के डेवलपमेंट के दौरान प्लेसेंटा इन मैमल्स, 9 महीने तक बच्चे को बॉडी से, मदर की बॉडी से जोड़ने रखने वाली स्ट्रक्चर का नाम है अपरा। कौन सा हार्मोन इसको बांधे रहता है? क्यों ये डिस्कनेक्ट नहीं होती? कैसे जुड़ा रहता है बच्चा? न्यूट्रिशन कैसे आता है? क्या इसके अंदर लेयर होती हैं? क्या सभी जीवों में प्लेसेंटा एक जैसा होता है? क्या फिटल और आपके मैटरनल की लेयर सेम होती हैं, कम ज़्यादा होती हैं? उन सब बातों को अपन इसमें जानेंगे प्लेसेंटा इन मैमल्स के अंदर। ठीक है, डेवलप हो गया, बच्चा तैयार हो गया। अब बच्चे का बर्थ होगा। बर्थ होने से पहले ही इन सब प्रक्रियाओं के दौरान बॉडी में हार्मोनल क्या क्या चेंजेस हुए, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का क्या क्या चेंजेस हुआ। सबसे पहले देखो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 12वें, 13वें, 14वें दिन के आसपास, 14वें दिन के आसपास क्या होता है? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, ओव्यूलेशन। तो किस हार्मोन ने, क्या LH हार्मोन जिम्मेदार है इसके लिए, जिसने क्या किया? ओव्यूलेशन करवाया। इस बात को यहां पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान एंडोक्राइन ग्लैंड ने कौन से हार्मोन निकाले? क्या यहां पर एस्ट्रोजन का रोल है? क्या यहां पर प्रोजेस्टेरोन का रोल है? क्या यहां पर
का रोल है, ये सब HCG का रोल है, किन किन का रोल है जिसके कारण से प्रेगनेंसी मेंटेन रही, प्रसव मेंटेन रहा, प्रसव डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, मिसकैरेज नहीं हुआ। इसके बाद आप ये जानोगे कि अब पास्चुरेशन, प्रसव की क्रिया होगी, प्रेगनेंसी तो हो गई, प्रेगनेंसी 9 महीने का समय बीत गया, अब प्रसव की क्रिया होगी, बच्चा बाहर आएगा, बच्चा पैदा होगा। उस पद पैदा होने में प्लेसेंटा किस प्रकार हट रहा है, कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, क्या कोई रिलैक्सिन नाम का हार्मोन आ रहा है, कोई ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ रहा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कोई कम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, जो भी है यहाँ पर वो किस में आएगा, पार्चुरेशन में आएगा, प्रसव की क्रिया में होगा। बच्चा पैदा हो गया, होने के बाद अब मदर को कौन से हार्मोन ऐसे प्रेरित करते हैं जिसमें इसमें दुग्ध स्त्रवण की प्रक्रिया होती है, क्या कोई रिलैक्सिन हार्मोन आते हैं, क्या कोई ऑक्सीटोसिन आता है, कौन सा हार्मोन ऐसा आता है जो कि प्रसव की क्रिया जो मतलब दुग्ध स्रवण की क्रिया को प्रेरित करता है। ये सब इस यूनिट के अंदर पढ़ा जाएगा 10वीं यूनिट में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9वां, 10वां, ये सब जो पॉइंट हैं वो एक तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, आगे से आगे चलेंगे। ठीक है, फिर 3 पॉइंट अलग हैं, 6, 7, 8। 6 नंबर के पॉइंट में मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग में कायांतरण को बता रखा है। फ्रॉग के जब एग होते हैं पानी में, निषेचन की प्रक्रिया हो गई, होने के बाद में टेडपोल लार्वा बनता है, जहां टेडपोल लार्वा के आंखों के ऊपर एक झिल्ली भी पाई जाती है, टेडपोल लार्वा में पूंछ भी होती है, टेडपोल लार्वा रेस्पिरेशन अलग प्रकार से करता है, टेडपोल लार्वा के कुछ अलग ऑर्गन्स होते हैं, वो चेंज होकर जब रियल में मेंढक बना तो उसमें क्या क्या कायांतरण हुआ, क्या क्या चेंजेस आ गए, उन सब को यहां पढ़ेंगे। मेटामॉर्फोसिस इन ऑफ या इन फ्रॉग, मेंढक में कायांतरण की प्रक्रिया, उसके लार्वा से उसके जब एडल्ट बनने में क्या क्या परिवर्तन आ गए उसको पढ़ा जाएगा, मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की क्रिया, पोरीफेरा से लेकर अपने को कोर डेटा तक, मेमल्स तक पढ़नी है। सब में पुनरुद्भवन की क्रिया किस तरह की होती है, किस में बहुत बढ़िया होती है, किस में बिल्कुल नहीं होती। थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लेके सबको लेंगे, फटाफट जल्दी हो जाएगा एक वीडियो में ये। और मेन पढ़ना है अपने को एम्फीबियन, एम्फीबियन उभयचर प्राणियों के अंदर जब पैर वैर टूट जाता है, नया बनता है, तो एम्फीबियन में लिम्ब रीजनरेशन किस प्रकार का आता है उभयचरों में, उसको यहाँ पर पढ़ा जाएगा। उभयचरों में लिम्ब टूट गया, पैर टूट गया, तो वापस कैसे रीजनरेट होगा उसको यहां पर डिटेल में पढ़ना है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक, मुर्गी के अंदर बच्चे का, चूजे का डेवलपमेंट हो रहा है एग के अंदर, तो एग के अंदर चूजे को डेवलप करने के लिए कुछ मेम्ब्रेन काम करती हैं जिनको बोलते हैं अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो चिक के अंदर हैं वो कौन कौन सी होती हैं? क्या कोई एलेंटोइस नाम सुना है आपने? क्या योगसेक आपने नाम सुना है? क्या आपने एमनियोन नाम सुना है? क्या आपने कोरियोन नाम सुना है? तो एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस, योगसेक, ये सब क्या है? ये हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो किस में पाई जाती हैं, किस में पढ़ेंगे अपने को? चिक में पढ़नी है। तो देखो यहां तक आते आते ये टॉपिक ये और 9वां 10वां ये तो सारे एक फील्ड के हो गए। फिर एक अलग टॉपिक हो गया मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग, फिर रीजनरेशन, एम्फीबिया में लिम्ब और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ऐसे करके टोटल ये 10 टॉपिक हैं और किसी में हो सकता है कुछ ज़्यादा वीडियो बढ़ जाए, तो ये लगभग 12 से 13, अब आगे 12 से 13 वीडियो का ये जो सामान है, 15 मान लो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, छोटे थोड़े कभी छोटे बन गए तो इस प्रकार से 15 दिन के 15 वीडियो का ये क्या है? मटेरियल है। इसको अपन रेगुलर डालते रहेंगे। पहला वीडियो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है ये, इसलिए इसको यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, यूट्यूब पे बच्चे देख लेंगे। और आगे के इसके जो वीडियो हैं वो कंटिन्यूटी में कहाँ आएंगे? आपके एप्लीकेशन पे आएंगे। शुरुआत करेंगे अगले वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।